तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी एनालिसिस 14th ऑफ जून के लिए। सो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राइट, तो अपने अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है इंडिया यूएस टू डाइवर्सिफाई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सुलवन। तो इंडिया यूएस को क्या करना चाहिए, अपनी सेमीकंडक्टर की जो चेन है उसको बढ़ाना चाहिए। राइट, सो अपन देखते हैं आज अपन सिलेबस से रिलेट करना स्टार्ट करेंगे कि अब जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं तो उनको अपन सिलेबस से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर अपन प्रीलिम्स से रिलेट करें तो सेमीकंडक्टर्स और रिलेटेड स्कीम्स, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं प्रीलिम्स में ये पूछ लिया जाएगा, उससे रिलेटेड कौन सी स्कीम है ये पूछ लिया जाएगा। फिर अपने मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसे एक रोल प्ले करती है ये। द नीड फॉर प्रमोटिंग द इलेक्ट्रॉनिक एंड द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आपको मीन्स में क्या पूछेंगे, नीड ही तो पूछते हैं कोई चीज की, या कोई चैलेंजेस पूछते हैं, या उसके रोल्स बताए जाते हैं, जैसे कि रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। राइट, तो आज से अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना उसको अपन कैसे अपने रिलेट कर सकते हैं सिलेबस से, वो अपन ध्यान देंगे। राइट, सो अपन देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सो दे आर ए क्लास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंटरमीडिएट इन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बिटवीन ए कंडक्टर एंड ए इंसुलेटर। राइट, तो अगर कोई भी डेफिनेशन भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एनी ऑफ अ क्लास solids intermediate in electrical conductivity between a conductor and an insulator. Right, so semiconductors are employed in the manufacture of various kinds of electronic devices, like including diodes, transistors, integrated circuits. Such devices have been found wide application because of their compactness, reliability, power efficiency and the low cost. ठीक है, तो आप इसको जब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई सेमीकंडक्टर्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्यों यूज किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि उनकी कंपेटिटिवनेस कितनी होती है। जैसे कि अपन मोबाइल में देखते हैं मोस्टली सेमीकंडक्टर्स पे वर्क करते हैं, लेकिन कितने छोटे होके अपन को कितना इजीली सारा वर्क करवा पाते हैं। राइट, एज डिस्क्रीट कंपोनेंट्स दे आर फाउंड यूज इन द पावर डिवाइसेस, ऑप्टिकल सेंसर्स, लाइट इमिटर्स इंक्लूडिंग सॉलिड स्टेट लेजर्स। तो आप ये देखिए आज ना सब जगह पे आपके सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन इनको बनाने वाला कौन है, इनको बनाने वाला मोस्टली चाइना या ताइवान। तो आप ये देखिए ना कि कितनी मोनोपोली हो चुकी है। अगर आप इन दोनों की यहाँ से ना बने तो अपन कितने सेमीकंडक्टर्स के लिए अटक सकते हैं। राइट, तो चलिए अपन देखते हैं कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है और कब लॉन्च किया गया। तो लॉन्च किया गया 2021 में। कितना आउटले था, 76,000 करोड़। ये मैं आजकल आपको थोड़ा सा फैक्ट इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आजकल यूपीएससी में पूछ रहा है। ठीक है, अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यूपीसी क्या करेगा, यहाँ पे मिनिस्ट्री बदल देगा आपके लिए। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम इन द कंट्री। राइट, द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनीज इन्वेस्टिंग इन सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन इकोसिस्टम। तो ये प्रोग्राम क्या एम करते हैं, सेमीकंडक्टर मिशन का एम क्या है, इसका एम ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना है जो इन सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या डिजाइन इकोसिस्टम बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, envisioned to be led by global experts in the semiconductor and display industry, ISM will serve as a nodal agency for efficient, coherent and smooth implementation of the scheme. Right, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि कौन नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है। ISM क्या है पता है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। राइट, तो अपन अब देखते हैं कि इस स्कीम के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होंगे ना। स्कीम के कंपोनेंट्स जो अपने को ध्यान होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स मेंशन कर रखे हैं। राइट, तो अपन देखते हैं कि ये 4 कंपोनेंट्स में बात क्या की जाती है। जैसे कि इसमें बात की जाती है स्कीम फॉर सेटिंग अप द सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया। तो इसमें ये लोग क्या बात करते हैं, इसमें ये लोग ये बात करते हैं कि लार्ज जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो फैब्रिकेशन सेक्टर के लिए कैसे वर्क कर सकती हैं। तो फैब्रिकेशन से रिलेटेड एक कंपोनेंट की स्कीम हो गई इनकी। राइट, उसके बाद देखिए ये लोग डिस्प्ले फैब्स के लिए अलग से करते हैं, मतलब कोई भी डिस्प्ले, जैसे अपन देखते हैं ना आज अपने एलसीडी हो गया या मोबाइल्स की डिस्प्ले, या इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एक अलग से कंपोनेंट बना रखा है स्कीम में। तो आप देखिए कि स्कीम को कितने अच्छी तरीके से डिवाइड कर रखा है, सारे सेक्टर्स को अलग अलग तरीके से कवर कर रखा है। जब भी आप एक चीज को अलग अलग तरीके से कवर करते हैं ना, तो आप इसको एक बेटर वे में कवर कर पाते हैं। राइट, सो मार्किंग एंड पैकेजिंग, ओएसटी फैसिलिटीज इन इंडिया। देखिए डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मतलब कि आपकी डिजाइन और
अलग अलग स्टेजेस पे आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते जाएंगे। मतलब कि आपकी डिजाइन स्टेज पे आ गई, आपको और मिल जाएगा, थोड़ा सा आपकी डिजाइन स्टेज पे आपको और मिल जाएगा। देखिए स्टेज बाय स्टेज है। जैसे अपन देखते थे पहले कि सब्सिडीज से गवर्नमेंट का काफी खर्चा होता था, लेकिन अब क्या सरकार भी वो करने लग गई है कि धीरे धीरे आप स्टेज कंप्लीट कर लो फिर देंगे पेमेंट, राइट। तो उससे क्या होता है, एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट बना रहता है इकोनॉमी में। तो ये था कुछ आपको जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है डीजीबी टू वेव पेंडिंग वाटर बिल्स ऑफ 7 लाख कंज्यूमर्स सीएम। तो डीजीबी माने दिल्ली गवर्नमेंट बोर्ड, राइट, दिल्ली जल निगम बोर्ड, समथिंग जो भी हो, राइट। सो अपन ये देखते हैं कि वेव जो लोन्स होते हैं, जैसे फार्मर्स के जो वेव हो जाते हैं लोन, राइट, उससे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है। अपन ये देखते हैं कि कई बार फ्री बसेस होती हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो आज ये पॉलिटिक्स चल रही है, ये कैसे अपनी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, राइट। अपने लिए अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि हाँ फ्रीबीज का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बताइए, या फ्रीबीज अपने लिए अच्छी है या बुरी है, या फ्रीबीज से इंक्लूजन होता है या नहीं होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी है। आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि हाँ अपने सिलेबस से कैसे रिलेट होती है। तो जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फ्रीबीज, इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबीज ऑन द इकोनॉमी, जो मैंने आपको बताया, राइट। सो अपन देखते हैं कि फ्रीबीज क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस टू offer free electricity, water supply, monthly allowance to unemployed, daily wage workers, women, as well as gadgets like laptops, smartphones, in order to secure the vote of the people. Right? इस चीज का ध्यान रखें। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। The states have become habituated to give service, but it in the form of loan waivers or free electricity cycles, laptops, TV sets and so on. ठीक है, तो स्टेट अब हैबिचुएट हो चुका है कि इसको फ्रीबीज देनी है, ठीक है। Certain kinds of expenditure that are done under populist pressure or with elections in mind may be questionable, but given that in last 30 years there has been rising inequality, some kind of relief to the population in the form of subsidies may not be unjustified but actually unnecessary for the economy, unnecessary for the economy to continue on its growth path. तो देखिए जो मैं आपको ऊपर वही बात बता रहा था कि ये एक इनइक्वालिटी को रिमूव करने का काम भी करता है। अपन देख रहे हैं कि लास्ट 30 साल में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है अपने यहाँ पे, तो काफी इनइक्वालिटीज हायर रेट पे इंक्रीज हो रही है, राइट। सो अगर इनइक्वालिटी को रिमूव करना है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ये भी एक स्टेप माना जाता है कि हाँ भाई अगर उनके पास पेमेंट नहीं है देने का तो आप उनका लोन वेवर कर दो। तो उससे क्या होगा कि वो पेमेंट अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे, राइट। तो वो इनइक्वालिटी धीरे धीरे बराबर होने के चांसेस रहेंगे। तो दोनों साइड से इसकी आपको दोनों साइड दिखनी चाहिए, आप सिर्फ एक चीज की साइड ना देखें, राइट। तो ये तो अपन ने कुछ देखा कि फ्रीबीज क्या होती हैं। अब अपन ये देखते हैं कि इसके एक आर्ग्यूमेंट्स फेवर में क्या क्या है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर में होंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में होंगे। तो अपने लिए क्या होगा, एक मीन्स का आंसर अपने लिए रेडी हो जाएगा, राइट। तो अपन देखते हैं जैसे कि अपना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कहता है कि फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तो ये ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि अगर किसी को अपन लोन वेवर करते हैं तो कंपनीज क्या होती हैं, फिर ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, बूस्ट इंडस्ट्रीज, राइट। उसके बाद असेंशियल फॉर फुलिंग एक्सपेक्टेशंस, माने कि काफी जनों की काफी एक्सपेक्टेशंस होती है, लाइक। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि मैनिफेस्टो में जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंपेन करती है तो काफी प्रोमिसेस करती है, तो उनको ही पूरा करना होता है, राइट। फिर जैसे कि अपन देख सकते हैं कि काफी डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट्स में फर्क आ रहा है, तो उस चीज को कैसे रिमूव किया जाए, वो इससे रिमूव किया जा सकता है, इनइक्वालिटी को रिमूव किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इसके आर्ग्यूमेंट से फेवर में, राइट। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है जो इनके फेवर में नहीं जाते हैं। जैसे कि इकोनॉमी कई बार अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि कई बार एक्सपेंडिचर उन चीजों पे होता है जहां पे खर्चा नहीं होना चाहिए, राइट। तो कई बार जो स्टेट की फिजिकल सिचुएशन है वो भी थ्रेट में आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस अपने को क्रिएट नहीं करनी है जहां पे स्टेट से फिजिकल पोजीशन में थ्रेट में आए। जैसे अपन देखते हैं कि अपने यहाँ फिजिकल डेफिसिट बना रहता है, माने कि अपन फिर भी प्रॉपर नहीं कमा पाते हैं, तो अपने को उस चीज में ध्यान देना चाहिए, राइट। फिर सबसे पहले तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो अपन बोलते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए तो फिर आप लोन वेवर क्यों कर रहे हो, राइट। अ स्टेप अवे फ्रॉम द एनवायरमेंट, तो अपन देखते हैं कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, माना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लेकिन क्या होगा, एनवायरमेंट को हार्म होगा ना, एटलास्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसको आप किसे डील कर सकते हैं, देखते हैं। डिस्ट्रॉयज क्रेडिट कल्चर, तो आज अपन देखते हैं कि कई कंपनीज तो सिर्फ क्रेडिट देके कमाती हैं, मतलब लोन देके कमाती हैं। तो अगर आप ऐसे लोन खत्म करोगे तो
फिर सब जने लोन देना बंद कर देंगे, तो उससे एक रेट कल्चर को खत्म होता है। आप कल्चर को किसे इफेक्ट करते हो ना, डायरेक्ट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है या क्वालिटी लोअर हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसका दोनों फेवर और अगेंस्ट दोनों चीज देखें, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दोनों चीज ध्यान रख के आएंगे, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है यूएन नीड्स टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव सेज राजनाथ। तो ये काफी टॉपिक न्यूज में रहा है यूएन रिफॉर्म से रिलेटेड लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स में, लेकिन अभी यूपीसी ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। इस बार एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि यूएन से क्वेश्चन पूछा जाए, लाइक जैसे कि 2021 में 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए थे 2022 में, राइट। सो 2023 में वापस इससे बनने की चांसेस रहते हैं। तो अपन देखते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इंडिया का कैसा रिलेशन है, अगर रिफॉर्म्स चाहिए तो क्या रिफॉर्म्स चाहिए, और वो अपने को कैसे हेल्प आउट करेंगे या हेल्प आउट नहीं करेंगे, राइट। The UNC, with a mandate to maintain international peace and security, is the central piece of global multilateralism, right? तो यूएनसी क्या है, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ग्लोबल लेवल पे जो एक पीस बना के रखी हुई है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It selects the UN Secretary General and plays the co-terminus role with the UN General Assembly in electing judges to the International Court of Justice, right? So ये क्या होता है co-terminus role, मतलब UNGAB और UNC दोनों मिलके क्या करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज हैं उनको अपॉइंट करते हैं, राइट। इट्स रेजोल्यूशन अडॉप्टेड अंडर चैप्टर 7 of the UN Charter are binding on all countries. The UNC is composed of 15 members, 5 permanent and 10 non-permanent. तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट यही मुद्दा है जहाँ पे यूएन रिफॉर्म्स की मोस्टली सारी बात चलती है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूके एंड द यूएस। लेकिन आप ये देखिए ना, ये सारे के सारे कुछ एक रीजन को दिखा रहे हैं, जैसे यूके फ्रांस हो गया, ठीक है, चाइना रशिया हो गया, यूएस हो गया। तो साउदर्न पार्ट कहाँ है, सारा का सारा एक नॉर्दर्न पार्ट को दिखा रहा है, साउदर्न पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो साउदर्न पार्ट को मोस्टली नॉन परमानेंट मेंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आप उसको परमानेंट मेंबर्स में लाओ ना, ऐसा कोई है कि वर्ल्ड सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट से ही चल रही है, साउदर्न पार्ट का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है, राइट। सो अपने को दोनों पे फोकस करना चाहिए। जब अपन दोनों को फोकस नहीं करते हैं तो अपने लिए एक इशू यहाँ पे क्रिएट रहता है। अब अपन ये देखते हैं कि ठीक है, ये सारी चीजें अपने देखी यूएनसी के बारे में। अपन अब देखते हैं कि अपने क्या क्या इश्यूज हैं, और अगर इश्यूज हैं तो उससे रिलेटेड अपने को क्या क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए जो अपने अपन मेन आंसर्स में इजीली लिख पाए, राइट। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि अपन देखते हैं क्या क्या इश्यूज हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे कि एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, कई बार जो इनकी मीटिंग्स होती है ना, उनके रिकॉर्ड मेंशन ही नहीं किए जाते। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होके अपने अगर रिकॉर्ड्स मेंशन नहीं कर रही डेलिब्रेशंस के, तो फिर क्या रहा, मतलब कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या रहा, मतलब अगर आप अपनी इतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दिखा पा रहे हो। पावर प्ले है यूएनएससी, तो मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो सारे 5 परमानेंट मेंबर्स ही कर रहे हैं। तो फिर पावर प्ले रह गया ना, कुछ कंट्रीज दूसरों को ऊपर ले जा सकती है, राइट, और दूसरी कंट्रीज कभी भी अपनी पावर शो नहीं कर पाएगी, राइट। और जैसे कि आज अपन देखते हैं तो इक्वली पावर डिवाइड होना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है अपने यहाँ पे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर अपन वे फॉरवर्ड्स में देखें तो अपने को वे फॉरवर्ड में क्या क्या ध्यान होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में अपने को ध्यान होना चाहिए कि हाँ, डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि अपन कैसे और ट्रांसपेरेंसी ला पाए यहाँ पे, कैसे अपन ट्रांसपेरेंसी ला पाए, और ठीक है, आप उसको एक्सपेंशन करो, आपके परमानेंट मेंबर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो, हर जो भी रीजन है या कोई कंट्री है या समथिंग जो भी है, उसको आप एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ, मतलब जैसे कि यूएनएससी को आप एक ट्रांसफॉर्म करो पार्टिसिपेटरी बॉडी पे। अपन देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बहुत कम है, 5 परमानेंट मेंबर्स क्यों, जब बनी थी जब ये कंट्रीज हायर थी, लेकिन उसके बाद तो काफी कंट्रीज ने ग्रोथ करी है ना, जैसे कि इंडिया हो गया या साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, तो उनको इंक्लूड कीजिए आप, उनको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए वे फॉरवर्ड्स में, राइट। तो अपन चलते हैं थोड़ा सा, आप इंडिया का रोल्स देख लेते हैं, आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। तो जैसे कि आप बता सकते हैं कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो इसको अगर अपनी पावर को यूटिलाइज करना है तो इसको
एक परमानेंट मेंबर की सीट में तौर पे देखा जा सकता है। ऐसे आप कंक्लूजन्स बना सकते हैं जिसको आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है HAP टू टेक AI गवर्नेंस ग्लोबल। तो HAP क्या बोलता है कि AI गवर्नेंस को ग्लोबल ले जाना चाहिए। तो HIP क्या है? हिरोशिमा AI प्रोसेस है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि गवर्नेंस की बात हो रही है। गवर्नेंस कौन सा टॉपिक है अपना? GS2 का, राइट? तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा इन रिसेंट, इसको आप थोड़ा सा हटा सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया है, ठीक है? ये नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा आपको। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन द रिफ्लेशन ऑफ डिजिटल अडॉप्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे आज अपने डिजिटल कितना अडॉप्टेशन हो रहा है, हर जने के पास मोबाइल है, राइट? और अपन जैसे कि देखते हैं कि जन आधार मोबाइल तो क्रिएट अ डिजिटल आइडेंटिटी फॉर ई सिटीजन। तो ये अपन सरकार ने 2019 में लाया था, जैसे कि जन आधार, ठीक है, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों का किया गया था। फॉर इंटरनेट पेनिट्रेशन ऑफ जस्ट 4% in 2007, India currently covers nearly 55% of the population and slated to reach 1 billion users by 2025। तो आप ये देखिए कि पहले कितना अपना इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना कम था, आज अपन देख रहे हैं कि अपना इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना ज्यादा हो चुका है, राइट? तो अपने को उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। While successfully narrowing the digital divide, India now has an exceptional opportunity to harness the data being created to benefit citizens from the adaptation of frontier technologies। तो आप ये देखिए ना, अब यहाँ पे ये बात क्या हो रही है ना कि आप AI को गवर्नेंस में कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो अब आप क्वेश्चन क्या बना सकते हैं अपने GS2 में कि गवर्नेंस का रोल, AI का रोल गवर्नेंस में कैसे हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर ये GS3 को GS2 को लिंक कर दिया। अरे लेकिन अब आप सारी चीजों को एक अलग अलग सेग्रेशन में तो नहीं देख सकते ना, सारी चीजें लिंक करके आएंगी। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम अपने GS3 का टॉपिक बनता था, लेकिन इन्होंने GS1 में कंबाइन कर दिया उसको, वर्क फ्रॉम होम विद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कुछ ऐसा लिंक किया था। तो आप देखिए ना, दोनों को इंटरलिंक किया जा रहा है। आपसे कई बार चीजें इंटरलिंक करके पूछी जाती हैं, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं यार ये इतना हार्ड कैसे पूछ लिया, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में पढ़ते नहीं, राइट? सो अपन चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। एज आर्टिफिशियल बिकम अनबिक्विशियस, इंडिया हैज द पोटेंशियल टू लेवरेज दिस मैसिव डाटा सेट्स टू बिल्ड फ्रेमवर्क्स, एम्पावर पीपल। तो देखिए आप ना कीवर्ड से फोकस कीजिए। मैसिव डाटा सेट्स, एम्पावर पीपल, क्रिएट इक्विटी, रेस टुवर्ड्स गोल ऑफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक वैल्यू यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज बाय 2025। तो ये वर्ड्स आपके लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन वर्ड्स को ना जब आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली इजिली 1 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर पाते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स गेन नहीं कर पाएंगे, राइट? सो अपन अब ये देखते हैं कि अपने यहाँ पे कुछ इसके रिलेटेड रेगुलेशन है या नहीं है, क्या अपने यहाँ पोटेंशियल है। सो अपने यहाँ ये पोटेंशियल है कि अपने यहाँ नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ AI बनी हुई है। उस रिपोर्ट के हिसाब से ये बनाया गया था कि अपन 15.7 ट्रिलियन बाय 2030 टच करेंगे, ठीक है? डीरेगुलेशन ऑफ जियो स्पेशल सेक्टर। तो जियो स्पेशल सेक्टर क्या होता है अपने को ये पता होना चाहिए। जियो स्पेशल इन सिंपल टर्म्स, द जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी इज मैपिंग, इट इज अ प्लेस बेस्ड और लोकेशन इंफॉर्मेशन, इट इज डाटा टाइड टू एंड पोर्ट्रेड ऑन अ मैप। तो अपन देख रहे हैं कि आज अपन प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं चीजों में, राइट? तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपन प्राइवेट सेक्टर को और AI को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं। AI के ऊपर थोड़ा सा और गवर्नेंस से रिलेटेड मैं आर्टिकल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही आएगा उसको अपन और अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और AI टूल्स के